सभी को मेरी ओर से अभिवादन। शिक्षा संकाय विभाग द्वारा आयोजित एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर द्विदिवसीय नेशनल सेमिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि मेरे अनन्य मित्र, सहयोगी और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा जी, जो कल भी हम लोगों के इस कार्यक्रम में संबद्ध रहे और आज इस सत्र के आरंभ से ही अपनी उपस्थिति से हम सभी को उत्साहित और गौरवान्वित कर रहे थे। ऐसे मेरे मित्र वर्मा जी, कल जिन लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, अपने विद्वतापूर्ण संबोधन से इस विषय को समृद्ध किया, ऐसे प्रोफेसर ए.के. शुक्ला जी, प्रिय मनोज टिबड़ेवाल आकाश जी, प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी जी, मेरे प्रिय प्रोफेसर गोविंद पांडे जी, प्रोफेसर ए.के. महाजन जी, प्रोफेसर सीमा धवन जी को दूसरी बार सुना मैंने गढ़वाल से, डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर टी श्रीनिवासन और मिस रश्मि दीक्षित बहुत अच्छा वैधानिक संदर्भों को लेकर इस विषय पर अपनी बात कह रही थी, डॉक्टर एम कैरोलिन मारिया, और आज जो लोग यहाँ हैं, डॉक्टर सैमसन आर विक्टर, डॉक्टर रमेश यम, डॉक्टर मारिया जोसेफ इन, मिस्टर देवी प्रसाद सिंह, हमारे टेक्निकल स्टाफ के मिस्टर अरविंद गौतम, मिस्टर गौरव, और इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी और छाया संबंधी सहयोग प्रदान करने वाले डॉक्टर विनोद वर्मा, हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर सामल, और सर्वोपरि इस वेबिनार की प्रक्रिया को निरंतर उच्चता की ओर ले जाने वाली प्रोफेसर संध्या गेहार, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय। वस्तुतः यह सेमिनार, जिसे आजकल हम वेबिनार कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि इसमें मस्कट, ओमान, इथियोपिया, डबलिन और इस्लामाबाद से भी प्रतिभागी जुड़ गए थे, और इतनी बड़ी संख्या हो गई 1861, जिसमें अपने देश के 25 प्रांतों के और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रतिभागी आए। बहुत सारे अध्येता, बहुत सम्मानित शिक्षक और हमारे प्रिय विद्यार्थी भी जुड़े इससे, बहुत सारे शोध छात्र भी इसमें आए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनकी इस प्रकार के कार्यक्रमों में अभिरुचि होती है। बहुत से ऐसे लोग थे जो संबद्ध होना चाहते थे और नहीं संबद्ध हो पाए, उसका मुझे दुख है, और प्रोफेसर संध्या गेहार से मैंने कह रखा है कि इस प्रकार का कार्यक्रम आगे भी करें, और ऐसे सभी लोग जो जुड़ना चाहते थे नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें अवश्य अवसर प्रदान करें। जो पेपर पढ़े गए और प्रस्तुत किए गए, उसमें 2 बेस्ट पेपर अवार्ड का भी चयन हुआ, तो इसमें 2 नाम एक जैसे मेरिट के लगे। श्वेता श्रीवास्तव और डॉक्टर अरुणा शर्मा, इन लोगों को बहुत मेरी ओर से बधाई, और भविष्य में इसी तरह और भी अच्छा करें, इसके लिए शुभकामना। अभी मैं इस कार्यक्रम के पहले जब हमारे मित्र यशस्वी कुलपति प्रोफेसर वर्मा जी बोल रहे थे, तो उसके पहले कुछ लोगों ने इसको लेकर के अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुझे बहुत अच्छा लगा जब किसी कार्यक्रम की रिपोर्ट बहुधा सकारात्मक आती है और केवल उसमें गुणों का ही उल्लेख होता है, तो अत्यंत हर्ष का विषय होता है। वह ऐसे वेबिनार की सफलता का सूचक होता है। तो इस सफलता के लिए प्रोफेसर संध्या गेहार और उनकी पूरी टीम को बधाई, जो लोग कल से इसमें लगे हुए हैं। विशेष रूप से मैं
प्रोफेसर वर्मा जी के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करूंगा, हालांकि मित्र के प्रति ऐसा भाव नहीं होता, इसलिए कि कल से प्रोत्साहित कर रहे हैं जो लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, इस डिजिटल प्लेटफार्म पर जो संबद्ध हुए हैं, जिन्होंने वक्तव्य दिया है। तो ऐसे व्यक्तित्व का होना एक सुखद होता है और प्रेरक होता है। तो इसके लिए मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि आप इसी तरह से हमेशा सक्रिय रहें, आपकी तेजस्विता बनी रहे, वाणी की धार बनी रहे और आप सुरक्षित रहें। आज का जो दौर है इसमें सुरक्षा पहले, तो ईश्वर आपको स्वस्थ, निरोग और सुरक्षित रखे, और जो आप अकादमिक जगत का उन्नयन कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, यह शक्ति आपकी ओर बढ़े। ये जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय 2 दिवसीय वेबिनार में बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य मुझे सुनने को मिला। मैंने लगभग सबका सुना, कुछ सामने देख करके और कुछ मैंने बाद में ऑडियो वीडियो क्लिपिंग्स देखी। मैंने सबकी बातें सुन रखी हैं, आज भी मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही इस प्रकार के कार्यक्रमों की सार्थकता होती है कि जो वक्तव्य आते हैं वो वर्तमान और भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए जितने भी हमारे वक्तागण रहे, रिसोर्स पर्सन रहे, सबको साधुवाद। आज की दुनिया में जो परिवेश बन गया है कोरोना 19 के चलते, उस परिवेश को हम अस्त व्यस्तता का परिवेश कहते हैं, कन्फ्यूजन का। कियास तो नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन है कि यह संक्रमण कितना घातक है, कब तक घातक है और कब तक इसकी अवधि होगी। इस प्रकार के विषाणुओं का एक निश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन अब लगने लगा है कि निश्चित कार्यकाल नहीं है, अब इसका प्रभाव क्रमशः कम होना है और जन सामान्य की प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी है। तो इसलिए इस प्रकार के विषाणु आएंगे जाएंगे, लेकिन मानवता का अहित नहीं कर पाएंगे। चिंता का विषय तो बनते हैं, चिंता का विषय बने रहें, इतना तक तो ठीक है, लेकिन घातक ना सिद्ध हों, इसके लिए पूरी दुनिया में प्रयास हो रहा है। और इस प्रयास में हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं और हमारा विकास क्रम ठहरता है, तो हम प्रकृति के पीछे दौड़ते हैं, प्रकृति के समीप पहुंचते हैं और प्रकृति के परिवेश में रहने के लिए विवश होते हैं। लेकिन यह विवशता हमें बल देती है, संबल देती है और प्रेरणा देती है, कारण कि छाया तो प्रकृति ही देती है। हम अपनी सुविधा से, अपने सामर्थ्य से, अपनी तकनीकी से आवास बनाते हैं, वह भी हमारे छाया का केंद्र होता है। घर तो लौटने के लिए ही होता है। आप सबने देखा होगा कि इस कठिन दौर में हम सभी अपने अपने घरों को लौट गए, चाहे यहाँ रह के अपनी आजीविका चलाते हों, दुनिया में कहीं भी हमारी आजीविका चल रही हो, हम अपने आय के साधनों के साथ खड़े हों, लेकिन लौटना तो घर ही पर पड़ा। इसलिए घर तो लौटने के लिए ही होते हैं और वहीं हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन यह शांति केवल इसलिए नहीं कि हम एक काल विशेष के लिए वहाँ आए हैं, यह शांति हमें शक्ति देती है, हमें सामर्थ्य देती है। हम फिर अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेते हैं। जैसे माँ की गोद में हर व्यक्ति, चाहे जिस अवधि का हो, जो भी उम्र हो, बालक ही होता है, उसी तरह जब वो घर में आता है तो तरुण ही होता है। जो तरुणाई उसके अंदर आती है, जो उमंग आता है, या फिर आगे की यात्रा के लिए रास्ता सुगम बना देता है। तो हम जिस परिवेश में हैं, जहाँ से भी काम कर रहे हैं, हम आप सबकी यात्रा सुगम हो, परिवार के साथ, परिवारिक जनों के साथ रहने का जो सुख है, उनके काम में, एक दूसरे के काम में हाथ बटाने का जो सुख है, यह सुख हमारे लिए संकलित शक्ति बने। लेकिन इस सुख में भी हम, जो संशय की दुनिया है, उसमें एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाकर रह रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकल रहे हैं, क्योंकि इस वायरस का माध्यम तो श्वास ही है, हमारे मुख से निकलने वाला श्वास।
दूसरे के मुख से आने वाला श्वास अगर संक्रमण की स्थिति में है तो घातक है। इसलिए सभी के लिए आवश्यक है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जो हमने इस अवधि में सीखा कि कंक्रीट के जंगलों से गुजारा नहीं होने वाला और वह विकास के मानक नहीं रह जाएंगे। इस विकास के दौर में फिर से हमें विचार करना पड़ेगा कि विकास का संसाधन देता कौन है। वो धरती देती है, वनस्पतियां देती है, वायुमंडल से मिलता है, जल से मिलता है, यही हमें साधन देते हैं। सागर रत्न गर्भा नदी निर्माण के लिए बालू देती है, धरा मिट्टी देती है, यहाँ सब निर्माण जो अवर संरचना दिखलाई देती है, इसका स्रोत तो यही है। अब हमें अवर संरचना के साथ साथ स्रोत के संरक्षण पर भी ध्यान देना है कि वनस्पतियों का संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण तभी शुद्ध होगा जब हमारे पास हरित क्षेत्र होगा, क्योंकि हरित क्षेत्र ही ऑक्सीजन उत्सर्जन का क्षेत्र होता है, जहाँ से हमें प्राण वायु मिलती है। पर्यावरण शुद्ध होता है। आज ध्वनि के चलते, ऊर्जा के जो साधन है उससे धुआं निकलता है, उसके चलते, अथवा जल में जो उद्योगों के अपशिष्ट जल जाते हैं, सामग्री जाती है पानी में, उसके चलते ध्वनि प्रदूषण, कहीं गाड़ियों की आवाज़ से, वायु प्रदूषण, जो ऊर्जा का अनाप शनाप प्रयोग हो रहा है, अथवा हम प्लास्टिक जला रहे हैं, भेज रहे हैं, अथवा केमिकल जो धरती में जा रहा है और जल में जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धरा प्रदूषण, तो प्रदूषण की बहुत स्थिति आ गई है। और इस प्रदूषण के चलते ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। इसलिए आवश्यक है कि हम उन वनस्पतियों पर, वनौषधियों पर ध्यान दें, उस परिवेश पर ध्यान दें जिसमें पशु पक्षी भी हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, जहाँ सबके लिए स्थान हो। ऐसे पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें। कोई भी पर्व हो हमारा, कोई भी शुभ दिन हो हमारे लिए, अथवा कोई भी ऐसा दिन जिसमें हम अपने पूर्वजों या अपने किसी घनिष्ठ को याद करते हैं, उस दिन जरूर पौधरोपण का काम करें, क्योंकि पौधे से ही अब हमें वस्त्र और बैग की रचना करनी है। फलों के छिलके से, पत्तियों से, तना की छाल से औषधि और उपयोग की सामग्री दोनों हमें मिलनी है। यह संरक्षित हो जाएगा हमारा पर्यावरण, तो हमें शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगी, और चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देगी, बच्चों की किलकारी भी दूर तक सुनाई देगी। आप देख रहे हैं, आप एक स्थान पर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। अब आप पशु पक्षियों को भी देख रहे हैं, पौधों को भी हरा भरा देख रहे हैं, नदियों को भी स्वच्छ देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास बंद होना चाहिए, विकास की परिभाषा बदलनी चाहिए। फैक्ट्रियां बने क्योंकि वहाँ कार्य के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी आजीविका के क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन वहाँ से अपशिष्ट सीधे नदियों में न जाए, उसका हम शुद्धिकरण करें, प्रसंस्करण करें। यह काम हमें देखना है। सड़कों पर चलें तो कहीं जो स्थान बने हैं, कूड़ा अगर फेंकना है तो एक निश्चित स्थान पर फेंकें, सड़क गंदा ना करें, क्योंकि हमारे बाद और कोई उधर से होकर जाएगा। हम जल का अपव्यय ना करें। पानी बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, जल ही जीवन है। इसलिए अगर कहीं जल का प्रयोग कर रहे हैं, टोटी खुली रह जाए, तो हम अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे और समाज के साथ भी न्याय नहीं कर रहे। यह सब अब हमें देखना चाहिए। जो लोग अकारण पशुओं के पीछे पड़े रहते हैं, उनके जीवन के पीछे पड़े रहते हैं, पक्षियों को कैदी बना लेते हैं, पशुओं को कैदी बना लेते हैं, पशु हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को अब अपनी प्रवृत्ति बदल देनी चाहिए। क्योंकि पशु और मनुष्य एक समाज के सदस्य हैं, जिसे धरती का समाज कहते हैं। तो इस समाज को हम विकृत ना करें, दुनिया में इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और तभी पर्यावरण का संरक्षण केवल वनस्पतियों का संरक्षण नहीं है, विभिन्न जीवधारियों का संरक्षण भी पर्यावरण का ही संरक्षण है। एक धरती पर कितने जीवधारी होंगे, परमात्मा ने इसकी व्यवस्था की है। हम किसी एक वर्ग के जीवधारियों को निर्मूलित करते हैं तो दूसरे वर्ग में वो संख्या बढ़ जाती है। हम कोशिश करें कि जो जीवधारी जिस वर्ग में है वो अमन चैन से रहे,
मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है तो अन्य पशु पक्षियों का भी जीवन महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए अहिंसा पर बल देना चाहिए। हिंसा किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती। करुणा आती है तो बहुत सारी बातें हमारे सामने दिखने लगती हैं। करुणा की स्थिति में हम साहित्य भी करते हैं, और करुणा मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण है। हमें करुणाशील होना ही चाहिए। ऐसा करने से विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। सबके लिए प्राकृतिक परिवेश में स्थान होगा, उद्योग भी बनेंगे, उद्योग के अन्य उपाय भी होंगे। कृषि उद्योग होगा, वनस्पति उद्योग होगा, वनौषधियों का उद्योग होगा, तो इससे बहुत कुछ चलेगा। आप पर्यटन के स्थल बनाएंगे ऐसी जगहों पर जहाँ हरी भरी वादियाँ हैं, उसमें जो जीव जंतु उस क्षेत्र के हैं उनको देखकर लोग जाएंगे। सरोवर में मछलियाँ दिखेंगी तो अभी पर्यटन आजीविका का केंद्र होगा, जहाँ आप जाएंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। तो हम क्यों नहीं कंक्रीट के जंगलों की तुलना में यथार्थ के जंगलों के बीच में पर्यटन केंद्र बनाएं, जहाँ पशु पक्षी बिहरते हुए विचरते हुए दिखलाई दें, जहाँ मछलियाँ सरोवर में उछलती हुई दिखलाई दें, और जहाँ जाकर ऐसे दृश्य देखकर बच्चों के मन में किलकारी का भाव आए और सयानों के मन में सौंदर्य बोध क्या होता है यह दिखलाई दे। जहाँ सुमन खिलें, कलियाँ खिलें और पेड़ पौधे लताएं झूम कर आपका स्वागत करें। यह एक क्षेत्र हो सकता है विकास का। विकास यही तो है जहाँ हमारी आय बढ़े, आजीविका के साधन सुलभ हों। तो कृषि क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, अरण्य क्षेत्र में, शिखर क्षेत्र में ऐसे तमाम स्थल हैं, उद्योग हैं जो विकसित किए जा सकते हैं। लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। केवल एक ही ज़रूरत है कि हम थोड़ा संयम रखें, हमारी लालच पर हम स्वयं नियंत्रण लगाएं। इस धरा ने आवश्यकता की चीज़ों को तो सुलभ कराया है, लेकिन हमारी लालच की कोई सीमा नहीं होती, और उसके लिए कोई भी ग्रह संसाधन नहीं जुटा सकता। तो इसलिए उस पर थोड़ा हम नियंत्रण लगाएं, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो ज़्यादा हितकर होगा। हम जो धरा से ले रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम इस धरा पर आए हैं तो इस धरा के संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित करना है, क्योंकि हम आखिरी इंसान नहीं हैं जो इस धरा पर हैं। आने वाली पीढ़ियां भी हैं जो आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे प्रतीक्षारत पीढ़ियों के लिए, धरा की संतति के लिए हमें साधन रख के जाना है। साधन रखना और साधन का उपयोग करना, दोनों के बीच की प्रक्रिया ही सतत विकास है, जिसके प्रति हमें लगे रहना है। आप सभी ने इसके विभिन्न आयामों पर बहुत अच्छी अच्छी बातें की, गूढ़ विचार व्यक्त किए। उससे निश्चय ही जितने लोग संबद्ध हुए हैं, हमारे दक्ष आचार्यों की वक्तृता से, विशेषज्ञों की वाणी से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। मैं कामना करता हूँ कि जो आपने 2 दिन में सुना उसे पाथेय मान करके आगे की जीवन यात्रा ले चलेंगे। आपका जीवन सफल और निष्कंटक होगा। वायरस का प्रकोप क्रमशः समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन निरापद होगा, हम सभी सुरक्षित रहेंगे और एक नई दुनिया की रचना करेंगे जिसमें हमारी निकटता प्रकृति के साथ बहुत अधिक होगी। ऐसा करके ही हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करेंगे, समर्थ भारत की रचना करेंगे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है और हम सबसे आग्रह है। आइए हम सभी मिलकर भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने 2 दिन के कार्यक्रम में रह करके इसे सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं।